नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग संविधान की श्रृंखला में जो संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, उस संवैधानिक विकास में पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1861 के अधिनियम तक। 1858 का अधिनियम और 1861 का अधिनियम, दो चीज़ें पढ़ा था। और आज यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, इन अधिनियमों से आगे चलेंगे। तो आज हमको पढ़ने को मिलेगा 1892 का अधिनियम और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, या 1909 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1909। दो चीज़ें पढ़ने हैं। और 1892 के अधिनियम से पहले थोड़ा सा दो तीन चीज़ें और समझ लेते हैं। यहाँ से भी सवाल आया हुआ है। जैसे एक अधिनियम और पारित हुआ था 1876 में। 1876 के अधिनियम को हम बोलते हैं शाही उपाधि अधिनियम। 1876 के अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? शाही उपाधि अधिनियम। ठीक, देखते हैं। 1876 का अधिनियम, 1876 का अधिनियम। और ये जो 1876 का अधिनियम है, इसको कहा क्या जाता है? तो इसको कहा जाता है शाही उपाधि अधिनियम। इस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम कहा जाता है। शाही उपाधि अधिनियम कहा जाता है। और इसके कहे जाने का कारण क्या है? कहे जाने का रीज़न ये है कि इसी अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। 28 फरवरी 1876 को महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया? भारत का साम्राज्ञी। इसीलिए इस अधिनियम को हम क्या बोलते हैं? इसीलिए अधिनियम को हम बोलते हैं शाही उपाधि अधिनियम। इसको क्या कहा जाता है? शाही उपाधि अधिनियम। क्योंकि 28 फरवरी 1876 को 28 फरवरी 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर शासक मेल होता है तो उसको बोलते हैं सम्राट, और शासक अगर फीमेल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साम्राज्ञी। तो जो भारत था, भारत पर अधिकार किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन का? तो ब्रिटेन के महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया? भारत का साम्राज्ञी। ये सवाल पूछा हुआ है कि किस अधिनियम के द्वारा या कब महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा 1876 या 28 फरवरी 1876। क्या बोलेंगे? 28 अप्रैल 1876 में। ये क्या है? 28 अप्रैल 1876। और दूसरा प्रावधान क्या किया गया? दूसरा प्रावधान इसमें ये किया गया, जैसे जो 1876 का अधिनियम है, इसमें जो प्रावधान किए गए थे उसमें से पहला प्रावधान क्या था? कि पहला प्रावधान इसमें था कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। और दूसरा प्रावधान ये था कि जो वायसराय थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में
छठवें सदस्य की नियुक्ति की गई। छठवें सदस्य की नियुक्ति की गई। छठवें सदस्य की नियुक्ति की गई और इस सदस्य को क्या बनाया गया? तो इस सदस्य को PWD विभाग दिया गया। PWD विभाग दिया गया। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि PWD विभाग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो PWD विभाग का अधिनियम PWD विभाग का गठन किया जाता है 1876 के अधिनियम के द्वारा और इस अधिनियम के द्वारा इस विभाग का गठन करके वायसराय की कार्यकारिणी में छठवें सदस्य की क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। मतलब इस अधिनियम से 2 सवाल बने हैं या 2 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। अब एक चीज़ इसी में और सवाल आया हुआ है कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? कब भंग किया गया? तो यहाँ से सवाल जो बना हुआ उसका आंसर क्या होगा? तो 1 जनवरी 1884, 1 जनवरी वर्ष 1884 को, 1 जनवरी वर्ष 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से हमेशा के लिए भंग कर दिया गया था। और यहाँ से इस तरीके से 2 सवाल बने हुए हैं। अब इसमें जो अगली टॉपिक हमको पढ़नी है, अगली टॉपिक हमारा कौन सा है? 1892 का अधिनियम। अगली टॉपिक हमारा 1892 का अधिनियम। और 1892 के अधिनियम से मोस्टली 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। वहाँ से 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल ये पूछता है कि जो विधानसभा में उस समय विधान परिषद में बजट पेश किए जाते थे, उस बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार कब मिला? बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार कब मिला और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? तो इस तरीके से करके 2-3 सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आपसे केवल ये सवाल पूछा जाए कि कहीं यह सवाल कहीं पर मिले कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम। चलिए देखते हैं इसको। 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम। ये जो 1892 का अधिनियम है, इसमें पहला प्रावधान क्या हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया गया। वृद्धि का प्रावधान किया गया। मतलब कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। और यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों से आशय क्या है? गैर सरकारी सदस्यों का मतलब है कि गैर सरकारी सदस्यों का मतलब है जो भारतीय सदस्य थे, भारतीय सदस्यों को क्या कहा जाता था? गैर सरकारी सदस्य। भारतीय सदस्यों को कहा जाता था गैर सरकारी सदस्य। और इसमें प्रावधान किया गया कि इनकी संख्या क्या की जाएगी? बढ़ाई जाएगी। इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रावधान किया गया, लेकिन किसी भी
भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई, किसी भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई, सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई, नहीं की गई। ये तो पहला प्रावधान हो गया। दूसरा प्रावधान इसमें क्या किया गया? दूसरा प्रावधान ये हुआ कि विधान परिषदों में पेश किए जाने वाले बजट पर भारतीयों को बहस का अधिकार मिला, भारतीयों को बहस करने का अधिकार मिला, बहस करने का अधिकार मिला, बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन अधिकार मिला, लेकिन बजट पर पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने या मतदान का अधिकार, मतदान करने का अधिकार अभी नहीं मिला, करने का अधिकार अभी नहीं मिला। मतलब इस अधिनियम के द्वारा भारत के लोगों को एक अधिकार दिया गया, कौन सा? कि वो बजट पर बहस तो कर सकते हैं और बहस के रूप में वो केवल एक सवाल पूछ सकते हैं, दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब होता है, पूरक प्रश्न का मतलब होता है एक सवाल के बाद दूसरा सवाल पूछना। तो यहाँ पर भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार अभी नहीं दिया गया, लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। ये तो दो प्रावधान हो गए। तीसरा प्रावधान ये हुआ कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है? शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत का मतलब ये है कि जो उस समय की विधान परिषदें थीं, उन विधान परिषदों में जो कुछ सदस्य थे वो जिला बोर्ड के द्वारा, व्यापार मंडल के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरीके से चुनकर जाने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा होती है? 1892 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, देखते हैं तीसरा प्रावधान इसमें क्या था। तीसरा प्रावधान इसमें कहा गया था कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, प्रणाली की शुरुआत हुई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और इस शुरुआत में क्या हुआ कि जो विधान परिषद था उस समय का, विधान परिषद, विधान परिषदों में कुछ सदस्य, विधान परिषदों में कुछ सदस्य व्यापार मंडल से चुनकर जाने लगे, जिला बोर्डों से चुनकर जाने लगे, जिला बोर्ड
से चुनकर जाने लगे और विश्वविद्यालयों से चुनकर जाने लगे। विश्वविद्यालयों से चुनकर जाने लगे, विश्वविद्यालयों से चुनकर जाने लगे। जैसे आज के समय में विधान परिषद का चुनाव होता है तो इसी तरीके से सदस्य चुने जाते हैं। तो ये शुरुआत भारत में सबसे पहले कब हुई थी? 1892 के अधिनियम के द्वारा। ये शुरुआत भारत में सबसे पहले होती है 1892 के अधिनियम के द्वारा। तो इस तरीके से 1892 के अधिनियम के द्वारा इतने प्रावधान किए गए। और इसमें से मोस्टली सबसे अधिक बार सवाल कौन सा पूछा हुआ है? तो सबसे अधिक बार सवाल पूछा हुआ है कि भारत में भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला था? 1892 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन इस दौरान भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार अभी नहीं मिला। ये तो हो गई 1892 के अधिनियम में। और इसी से एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। तो यहाँ पर तो भारतीयों को मतदान का भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार है। लेकिन 1909 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारतीयों को बजट पर बहस करने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार होगा। लेकिन अभी भी 1909 के अधिनियम के द्वारा भी भारतीयों को बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। 1909 के अधिनियम के द्वारा भी भारतीयों को बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ 1892 का अधिनियम। और 1892 के अधिनियम के बाद अगला यहाँ पर हम पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम। और 1909 के अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस समय के भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। और इन्हीं दोनों लोगों के प्रयास से फरवरी 1909 में यह अधिनियम पारित हुआ, बनकर तैयार हुआ। और 1909 का अधिनियम एक समिति के सुझाव पर पारित किया गया था, जिस समिति को हम बोलते हैं अरुंडेल समिति। जैसा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था उसको ब्रिटिश संसद ने पारित किया था गुप्त समिति के सिफारिश पर। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको पारित किया गया था अरुंडेल समिति के सुझाव पर। तो 1909 का अधिनियम। और इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसी अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसी को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें प्रावधान कौन कौन से थे। तो इसमें मिला जुला करके 3-4 प्रावधान है जहाँ से खूब सवाल पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रावधान तो यही है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। दूसरा सवाल यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो वो होती है 1909 के अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा ही मुसलमानों को सबसे पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई थी। सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। और इस अधिनियम को ही भारत में बांटो और राज करो की नीति का पोषक माना जाता है। मतलब भारत में बांटो और राज करो या हिंदू मुसलमान करके जो पाकिस्तान के बनने की कहानी की शुरुआत होती है वो सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है बांटो और राज करो की नीति का पोषक। और इस अधिनियम के विषय में जो तत्कालीन भारत सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो से कहा था
कि हम नाग के दांत की बुआई कर रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में हमारे लिए घातक होगा, विषकारी होगा, जहर के समान होगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी अधिनियम के द्वारा एक प्रावधान और किया गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें 2 भारतीय सदस्यों की क्या की गई, पहली बार इसमें नियुक्ति की गई। प्रावधान तो किया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों की बात की गई थी। तो 2 भारतीय सदस्य इसमें कौन कौन से थे? एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन थे? एक केसी गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन दो लोगों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं इसको। इसमें प्रावधान कौन कौन से किए गए? सबसे पहले तो यही कि यह अधिनियम अरुंडेल समिति, यह अधिनियम अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था, पारित किया गया था। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। और यह अधिनियम भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रयास से पारित हुआ था। लॉर्ड मिंटो के प्रयास से पारित हुआ था। मिंटो के प्रयास से पारित हुआ था, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब इसमें प्रावधान कौन कौन से किए गए थे, इसको देख लेते हैं। पहला प्रावधान तो ये हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीय सदस्यों और 2 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे? केसी गुप्ता, 2 भारतीय सदस्यों केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। बिलग्रामी को शामिल किया गया। ये तो पहला प्रावधान हुआ। ठीक, क्या कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीय सदस्यों और 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? एक थे केसी गुप्ता और दूसरे हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। किसमें? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। ये तो पहला यहाँ से सवाल हो गया। और दूसरा सवाल यहाँ से क्या पूछा जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा
भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और यह प्रणाली सबसे पहले किसको दी गई, लागू की गई, और यह प्रणाली सर्वप्रथम मुसलमानों को दी गई, मुसलमानों को दी गई। ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ है कि भारत में सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई, तो सबसे पहले लागू हुई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा, और ये सबसे पहले दी किसको गई थी, तो यह सबसे पहले मुसलमानों को दी गई थी सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इसी के विषय में लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो से क्या कहा था कि हम नाग के दांत की बुआई कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए खतरा होगा, और यहीं से भारत में बांटो और राज करो की नीति का पोषक माना जाता है किस अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम 1909। तो यहाँ से दूसरा प्रावधान जो सवाल पूछा हुआ है उसको लिख लेते हैं कि लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो से कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं। ये सवाल पूछा हुआ है स्टेटमेंट दे करके कि यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है हम नाग के दांत बो रहे हैं, ये कथन है तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले का। हम नाग के दांत बो रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक होगा, जो हमारे लिए हानिकारक होगा, हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। ये किसके विषय में कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1909, या कहा गया सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली के विषय में। अच्छा, सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली होते क्या है, इस प्रणाली का मतलब ये है कि जैसे इसमें प्रावधान किया गया कि जो सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली है ये मुसलमानों को अगर दी जा रही है, तो इसमें जब चुनाव होगा तो अगर इस्लाम धर्म का उम्मीदवार है तो फिर इस्लाम धर्म के उम्मीदवार को वोट भी कौन देगा, केवल इस्लाम धर्म के उम्मीदवार। जो मुसलमान उम्मीदवार होंगे उनको वोट कौन देगा, केवल मुसलमान देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इस निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है 1909 के अधिनियम के द्वारा, और ये सबसे पहले दी गई थी मुसलमानों को। तो यहाँ से एक पॉइंट और सवाल पूछा हुआ है कि इस अधिनियम को बांटो और राज करो, इस अधिनियम को बांटो और राज करो की नीति का पोषक माना जाता है, बांटो और राज करो की नीति का पोषक माना जाता है, पोषक माना जाता है। बांटो और
राज करो की नीति का पोषक किसको माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1909 बांटो और राज करो की नीति का पोषक माना जाता है मार्ले मिंटो सुधार 1909। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे पहले मुसलमानों को सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई थी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में बांटो और राज करो की नीति की क्या होती है? शुरुआत तो पहले से थी, लेकिन यहाँ पर एक कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से शुरुआत होती है 1909 के अधिनियम के द्वारा। और लास्ट इसमें एक प्रावधान और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो इसमें सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन प्रणाली है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे अगर हम 1919 के अधिनियम की बात करें तो 1919 के अधिनियम में वहाँ पर सिख और ईसाइयों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी, सिख और ईसाइयों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी। फिर 1919 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा हरिजन वर्ग को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी। और यहाँ पर शुरुआत इसकी होती है 1909 के अधिनियम के द्वारा। और इसके द्वारा सबसे पहले किसको दी गई थी? इसके द्वारा सबसे पहले दी गई थी इस्लाम धर्म के लोगों को। और इसमें जो लास्ट प्रावधान हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने के साथ साथ पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने के साथ पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार मिला। पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार मिला। लेकिन मतदान का अधिकार अभी नहीं मिला। अधिकार मिला लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार अभी नहीं मिला। बजट पर मतदान करने का अधिकार अभी नहीं मिला। तो इतने सारे जो प्रावधान हैं वो किस अधिनियम के द्वारा हैं? ये सब हैं भारत शासन अधिनियम 1909, या इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 ये बनकर तैयार कब हुआ था? तो इसको पारित किया गया था फरवरी 1909 में। ये पारित हुआ था फरवरी 1909 में। और किस समिति के सुझाव पर पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर। और जब ये पारित हुआ था तो उस समय भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। और भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इन्हीं के प्रयास से अधिनियम क्या हुआ था? पारित हुआ। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार। और इस अधिनियम में जो कार्यकारिणी परिषद थी वायसराय के, उसमें दो भारतीय सदस्यों की नियुक्ति होती है। कौन कौन? एक थे केसी गुप्ता और एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। और दूसरा प्रावधान क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस अधिनियम का, कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। और इस प्रणाली के द्वारा सबसे पहले यह प्रणाली किसको दी जाती है? मुसलमानों को। और लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो से इस अधिनियम के विषय में कहा था कि हम क्या कर रहे हैं? हम नाग के दांत बो रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में
हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, मतलब हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और इसी अधिनियम को बांटो और राज करो की नीति का पोषक, मतलब एक तरीके से यही से इसका जनक माना जाता है संवैधानिक तरीके से। और लास्ट प्रावधान इसमें क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने के साथ साथ पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार मिला, लेकिन अभी भी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार बजट पर नहीं मिला। ये हो गई हमारी बात किसकी, 1909 के अधिनियम की। अब 1909 के अधिनियम के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और उसके बाद देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तीन चीज़ें देखनी है, 3 अधिनियम अभी बचे हुए हमारे। तो अगर आप लोगों को हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो, मैटर अच्छे लग रहे हों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।